जय सियाराम प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी फैमिली सियाराम ई लर्निंग में। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व की एक और प्रमुख जनजाति के बारे में जिसका नाम है सेमांग, यानी कि सेमांग जनजाति। तो सबसे पहले हम इसके कह सकते हैं कि निवास क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अगर हम निवास क्षेत्र की इसके बात करें सेमांग जनजाति की, तो ये लोग मुख्य रूप से निवासी होते हैं प्रायद्वीपीय भूमध्यरेखीय वन प्रदेश के, और यदि एक आखेटन जनजाति होती है और वन वस्तु संग्रह से ही इनका जीवन यापन होता है। आदिवासी जनजाति होती है जो भूमध्यरेखीय जलवायु में कह सकते हैं या भूमध्यरेखीय जैसी जलवायु में निवास करते हैं। तो अगर हम इसके निवास क्षेत्र की मुख्य रूप से बात करते हैं तो सेमांग जनजाति के लोग मूलतः मलाया प्रायद्वीप के मध्यवर्ती भाग के निवासी हैं। हाल के अनुमानों के अनुसार इनकी संख्या लगभग 3000 बताई जाती है, अर्थात इनकी जनसंख्या बहुत अधिक नहीं है और यह लोग मुख्य रूप से मलाया प्रायद्वीप में ही निवास करते हैं और इनकी संख्या 3000 के आसपास है। मान लीजिए कुछ ज़्यादा, दो चार सौ कम, इसके अलावा नहीं। इनकी एक शाखा थाईलैंड में भी निवास करती है जिन्हें एंगो कहते हैं। थाईलैंड में जो सेमांग जनजाति रहती है उसका नाम क्या है? एंगो। ऊंचा नीचा धरातल, सघन वनस्पति, भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, भूमध्यरेखीय प्रदेश में है जहाँ पर उष्णार्द्र जलवायु है तो वनस्पति तो सघन होगी, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पाई जाती है वो भूमध्यरेखीय प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको सूर्य की रोशनी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। उसके साथ साथ बारिश यानी वर्षा भी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लगातार होती है ना। तो इसलिए वहाँ पर सघन वनस्पति, नदी नाले, लगातार वर्षा, अनेक जंगली जीव, आवागमन की दुर्गुता आदि के कारण सेमांग लोगों का जीवन संघर्षमय होता है। अतः प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से ही इन्हें जीवन यापन करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप ये अत्यंत पिछड़े लोग हैं। अब इस पिछड़े लोग हैं तभी तो इनको जनजाति के अंतर्गत रखा गया है या जनजातियों के रूप में इनको जाना जाता है। अब अगर इनकी हम प्रजाति विशेषता की बात करें कि ये किस तरीके से दिखते हैं या किस तरीके के होते हैं, तो कह सकते हैं कि सेमांग लोग होते हैं वो लोग निग्रोटे प्रजाति से संबंधित हैं। ये नाटे कद के होते हैं यानी छोटे होते हैं, गहरे भूरे रंग, चौड़ी नाक, मोटे होठ, काले व घुंघराले बाल तथा दृढ़ स्वभाव इनका मुख्य पहचान है। ठीक है, अब बात होती है इनके जीवन यापन की तरीके की। तो स्वाभाविक है कि क्योंकि ये भूमध्यरेखीय प्रदेश में ध्रुव क्षेत्र में रहते हैं और आखेटन जनजाति है तो आखेट से संबंधित बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, उसी तरीके का कुछ इनका भी जीवन यापन तरीका होगा या जीवन यापन का ढंग होगा। तो मूलतः आखेट सेमांग लोग वन वस्तु संग्रह से जीवन यापन करते हैं, क्योंकि ये वनीय क्षेत्र में रहते हैं, सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो ये लोग जंगलों में विचरण करके ज़्यादातर इनका जीवन यापन वन वस्तु संग्रह से होता है। वनों से इनको जो भी प्राप्त होता है, लकड़ी, घास फूस, फल फ्रूट, या फिर वनों में पाए जाने वाले जो छोटे मोटे समझ सकते हैं कि जानवर होते हैं, उन्हीं चीज़ों का ये लोग मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। इसके लिए उन्हें निरंतर भटकते रहना पड़ता है, यानी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी संपूर्ण आवश्यकता की आपूर्ति वनों एवं जलाशयों से होती है। जंगल से ये कंदमूल, फल फूल, साग, केला आदि इकट्ठा करते हैं और उससे अपनी भूख शांत करते हैं। ये खाद्य वस्तुओं को अगले दिन के लिए सुरक्षित रखना नहीं चाहते हैं भाई, क्योंकि अगले दिन खराब हो जाएगा, जिसके कारण इनकी दौड़ प्रातः काल से ही शुरू हो जाती है। रोज़ सुबह उठना, जंगल में जाना, जंगल से खाने पीने के लिए कंदमूल, फल फ्रूट, साग सब्जी इकट्ठा करना और अपना जीवन यापन करना। फल फूल के अतिरिक्त ये अपने भोजन के लिए जंगली सूअर, बकरा, चूहा, गिरगिट, छिपकली और पक्षियों का भी शिकार करते हैं, यानी छोटे मोटे जानवरों का। बड़े जानवरों का शिकार इनके वश का नहीं होता है, तो बड़े जानवरों का शिकार ये लोग नहीं करते हैं। जहाँ नदियाँ या जलाशय हैं वहाँ से ये लोग मछली भी पकड़ लेते हैं या मछली मारने का भी काम करते हैं। स्पष्ट है कि सेमांग आखेट और वन वस्तु संग्रह से अपने उदर की आपूर्ति करते हैं, यानी कि अपना पेट भरते हैं। छोटे मोटे जानवरों का शिकार
पक्षियों का शिकार और उसके साथ साथ वनों से प्राप्त जो भी इनको खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं, जिसमें से हो सकता है कंदमूल, फल फूल, या फिर जो भी चीज़ें उनको जंगल में आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, साग सब्जी, विभिन्न प्रकार के घास फूस, उन्हीं चीज़ों से ये लोग कह सकते हैं कि अपना जीवन यापन करते हैं या अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो अगर हम भोजन की बात करें तो सेम चीज़ है, वही चीज़ है, जो मिलेगा वही तो भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो भोजन के रूप में ये लोग मुख्य रूप से कंदमूल, फल फूल, उसके बाद छोटे जानवरों का शिकार करके उनको भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अगर वही चीज़ सेम टू सेम है, अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। सेमांश अधिकांश शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये लोग वन वस्तु संग्रह पे होते हैं। कुछ लोग छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। वन से प्राप्त फल, कंदमूल, पत्ते, केला आदि इनके भोजन की प्रमुख सामग्री है। इन वस्तुओं को इकट्ठा करने में स्त्रियां प्रमुख होती हैं। जंगली कंदयान इनके भोजन का एक अंग होता है जिसे खोद कर प्राप्त किया जाता है। अनेक जंगली फल और फूल जो आसानी से खाने योग्य नहीं होते, ये बाँस की टोकरियों में उबाल कर खाने योग्य बना लेते हैं। फलों में डुरियन तथा मेगस्टीन विशेष उल्लेखनीय है। जो मौसमी फल होते हैं ये सब जंगली फल हैं, यानी जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें ये बड़े चाव से खाते हैं। डुरियन फल के लिए ये अपने घरों के पास बागवानी भी करते हैं, यानी कि फलों के बीज से ये लोग आसपास इसको लगा भी देते हैं, तो वो लोग जब वो उगता है तो उसको भोजन के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते, ठीक है। अब अगर इनके वस्त्रों की बात करें कि ये किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते हैं। सेमांग वृक्षों के छाल, किसका? वृक्षों के छाल, पत्तियों तथा घासों को कूटकर बनाए गए वस्त्रों का उपयोग शरीर के सीमित अंगों को ढकने में करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये लोग वस्त्र का धारण नहीं करते हैं। स्त्रियां घाघरा नुमा वस्त्र पहनती हैं और पुरुष कंधों से लटकता हुआ छालों का वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। जितनी भी जनजातियां आप लोग पढ़ रहे हैं सब एक ही जैसी हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। बस एक दो बार आप लोग केवल वीडियो सुन डालिए, यानी लेक्चर सुन डालिए क्या बोला जा रहा है, तो आपको आसानी से, जब आप 5-6 वीडियो अपने भारत की जनजातियों के बारे में, 5-6 वीडियो अपने विश्व की जनजातियों के बारे में आप सुन डालेंगे, तो किस तरीके के लोगों का किस तरीके का जीवन यापन का ढंग होता है आपको आसानी से पता चल जाएगा। बस कुछ जो स्पेशल टर्म्स है उसको याद कर लेंगे तो आपको आसानी से इसमें सारी चीज़ें लिखने को मिल जाएंगी। स्त्रियां बाँस के कंधों का उपयोग बाल संवारने के लिए करती है। विशेष अवसरों पर जैसे विवाह एवं उत्सव आदि के समय फूल पत्तियों का उपयोग सजावट के लिए करते हैं, जो इनके सौंदर्य का प्रेम बोधक है, यानी सौंदर्य से इनको, यानी सजने संवरने में इसमें इनकी स्त्रियां को लगाव है, ये लोग सजती समझती हैं। अब अगर हम आवास की बात करें, वस्त्र के साथ साथ इसमें आवास भी लिखा गया है कि इनका घर किस तरीके का होता है। तो घुमक्कड़ होने के कारण सेमान अस्थायी झोपड़ी में निवास करते हैं ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके, जो चट्टानों के ओट में या साफ किए गए स्थानों पर बनाए जाते हैं। झोपड़ा कहाँ बनाना है, इसका चुनाव परिवार का जो सबसे वृद्ध पुरुष होता है वो करता है। बाँस और ताड़ आदि की पत्तियों से इन झोपड़ों को बनाया जाता है, जो बाँसों के खंभों पर आधारित होता है। ये अपने झोपड़ों के लिए दीवार नहीं बनाते हैं। गृह निर्माण परिवारों में स्त्रियों की प्रधान भूमिका होती है। 5 से 10 के झोपड़े एक साथ वृत्ताकार रूप में निर्मित किए जाते हैं। अनेक परिवारों की एक ही झोपड़ी होती है जो अपेक्षाकृत बड़ी होती है। अधिकांश झोपड़ियों के छत घास या ताड़ के पत्ते से बने होते हैं। भाई जंगली जीवन जी रहे हैं, जंगल में ही निवास कर रहे हैं, तो जंगल में जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी उन्हीं से ये खाने का भी इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं का ये वस्त्र के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं का ये लोग अपना घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। और इनकी जो झोपड़ी होती है उसका छत जो होता है वो घास फूस से या ताड़ के पत्ते से बना होता है। उसमें तीव्र ढाल होता है, यानी काफ़ी तिरछा होता है ताकि वर्षा का जल आसानी से बह जाए। झोपड़ी के फर्श पर घास बिछाकर बिस्तर का निर्माण करते हैं या बाँस के खाट पर चटाई बिछाकर सोते हैं। इनकी झोपड़ियों में बहुधा आग लगती रहती है। भाई अब जंगली देश क्षेत्र में है, गर्मी के दिनों में तो आग लगना स्वाभाविक है, घास फूस का क्षेत्र ही है ना। तो अब इनके अगर हम उपकरण की बात करते हैं, ये मुख्य रूप से किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं, अगर उसके बारे में देख लें तो चूँकि सेमांग प्रधानतः वन वस्तु संग्रह
यानी जब वनों में घूम घूम के अलग अलग वस्तुओं का संग्रह करते हैं, तथा इनके लिए बहुत उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये लोग जैसे जैसे जाएंगे अपना आराम से वन वस्तु संग्रह करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन जो शिकारी सेमांग होते हैं, यानी जो छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं होते, कुछ ही लोग होते हैं। वो लोग धनुष तूर का प्रयोग या धनुष तीर का प्रयोग पशुओं के शिकार एवं आत्मरक्षा के लिए करते हैं। मछली पकड़ने के लिए अंजीर की गोंद का प्रयोग करते हैं। नदी नाले पर बांस के बेड़े या पुल बना लेते हैं। इनके अस्त्र शस्त्र के निर्माण में बांस का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ये पत्थर के हथियारों का भी उपयोग करते हैं, लेकिन अब अपनी जंगली वस्तुओं के बदले समीपवर्ती क्षेत्र से धातु के हथियार भी प्राप्त करते हैं। यानी जंगल में इनको कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो भाई मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिलती हैं, तो वो इसको बेचकर वहाँ से लोहे का या धातु के हथियार भी आराम से खरीद लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आपका है या नेक्स्ट जो टॉपिक है सामाजिक संगठन, यानी सेमांग के सामाजिक संगठन कैसा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको, जैसे कि पहले बार बार बताया गया है कि सामाजिक संगठन सभी जनजातियों का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे आपको उस जनजाति के समाज के बारे में पता चलता है या उनका जीवन निर्वाह वो किस तरीके से रहते हैं, इसके बारे में पता चलता है। तो अगर हम सेमांग के जनजाति सामाजिक संगठन की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सेमांग एक घुमक्कड़ी जनजाति है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है, और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाए जाने वाले वनों में मुख्य रूप से निवास करती है। सेमांग घुमक्कड़ जीवन पसंद करते हैं। इनकी इस प्रकृति के कारण इनके अस्थायी आवास उजड़ते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग अपना आवास बदलते रहते हैं। ये अनेक दलों में विभक्त होकर घूमते रहते हैं, जिनमें 3 से 25 सदस्य होते हैं। अर्थात एक समाज ये सेमांग जो जनजातियाँ होती हैं, ये अपने आप को कई ग्रुपों में बांट लेते हैं या कई समूहों में बांट लेते हैं, कई दल में। कम से कम मिनिमम एक दल में 3 से 4 लोग, मैक्सिमम 25 लोगों का एक समूह हो सकता है। और उसके बाद ये लोग अपना एरिया फिक्स कर लेते हैं या अपना क्षेत्रफल फिक्स कर लेते हैं कि इतने वनीय क्षेत्र में हम लोग विचरण करेंगे या हम लोग अपना भोजन एकत्रित करेंगे, और अगला जो एरिया फिक्स होगा उसमें दूसरे अलग अलग दलों का आप कह सकते हैं कि जो एरिया होता है वो फिक्स होता है कि उनमें जाके अपना वो लोग कंदमूल, फल फूल या अपने जीवन निर्वाह के लिए उपलब्ध जो भी सामग्री होगी उसको वो लोग इकट्ठा करते हैं। सभी दलों का एक अधिकार क्षेत्र होता है, मतलब अलग अलग दलों का एक अधिकार क्षेत्र हो गया, इतने जंगल पर उनका अधिकार, जिस पर उनका नियंत्रण होता है। इस क्षेत्र की वस्तुओं का संग्रह करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। इन दलों का आपसी मेल होता है, जिससे अतिक्रमण होने पर भी झगड़ा नहीं होता है। मतलब इनका आपस में मेल जो रहता है दलों का, क्योंकि इन्होंने दलों का निर्माण किया है, तो अगर गलती से कोई किसी दूसरे के क्षेत्र में पहुंच जाता है, अतिक्रमण कर लेता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर वो लोग समझौता कर लेते हैं, झगड़ा वगड़ा ज़्यादा नहीं होता है। प्रत्येक दल का वयोवृद्ध व्यक्ति मुखिया होता है, अर्थात किसी भी दल में जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, बुजुर्ग आदमी होता है, वह उस दल का मुखिया होता है। वही जो होता है आवास के निर्माण के लिए कि कहाँ पर बसना है और कब यहाँ से अब अपना झोपड़ी या अपना बोरिया बिस्तर बांध के फिर दूसरी जगह जाना है, इन सब चीज़ का निर्णय उस दल का मुखिया ही लेता है, जो बसाव स्थल और उसे छोड़कर अन्यत्र जाने का निर्णय लेता है। कौन? मुखिया। भोजन एकत्र करने के बाद आपस में बांट लिया जाता है। दल में जितने भी सदस्य हैं वो लोग आपस में बांट लेते हैं और फिर आसानी से वो लोग सबको खाने के लिए, कह सकते हैं जीवन यापन करने के लिए, पेट भरने के लिए सामग्री मिल जाती है। अगर विवाह की बात करें तो ये लोग प्रायः 18 वर्ष की आयु में लड़के और लड़कियों की शादी करते हैं। विवाह में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब पड़ोसी दल की लड़की पसंद कर ली जाती है तो सामान्य ढंग से शादी के बाद लड़के को कुछ वर्ष के लिए कन्या पक्ष के साथ रहना पड़ता है, अर्थात घर जमाई बनकर रहना पड़ता है, अपने ससुराल में रहना पड़ता है। शादी सामान्य तरीके से होती है 18 वर्ष के बाद, लेकिन लड़के को कुछ वर्षों के लिए ससुराल में ही रहना पड़ता है। ठीक है। विवाह आदि अवसरों पर सामूहिक भोज और नाच गाना अवश्य होता है। जैसा आप लोगों के यहाँ भी होता है, भाई खुशी की चीज़ है तो खाना पीना सबको खिलाया जाता है, नाच गाना होता है।
नाच गाने में ये लोग ढोल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। मृत्यु होने पर मृतक के साथ खाद्य और पेय आदि वस्तुएं रखते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उनको जो पसंदीदा खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उनको कह सकते हैं कि शवों के साथ रखा जाता है। ये धार्मिक मनोवृत्ति के होते हैं और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोलते हैं। इससे प्रकट होता है कि ये बाह्य संस्कृतियों यानी बाह्य समाज से कुछ न कुछ प्रभावित होते रहते हैं। अतः इनमें अनेक असामान्य रोगों का प्रकोप भी बढ़ता रहता है, अलग अलग जगह से आता रहता। तो ये हो गया सेमांग जनजाति की सामाजिक संगठन या सामाजिक व्यवस्था। इसके पहले हम लोगों ने सेमांग जनजाति के जीवन यापन के ढंग, आवास, वस्त्र, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की। तो इस तरीके से आपकी विश्व की एक और प्रमुख जनजाति सेमांग के बारे में चर्चा समाप्त होती है। अब आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम विश्व की एक और नई जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।